आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और अब बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, यानी CAA की, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल इस रूप में नजर आ रही है कि गृह मंत्रालय की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक CAA को लेकर नियम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्दी ही CAA के लिए नियमावली जारी करने वाली है। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। इसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। सुनिए जरा गृह मंत्री ने इस बारे में क्या कहा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको CAA के माध्यम से नागरिकता दे देना। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि CAA होगा नहीं होगा। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। तो CAA नागरिकता कानून बन चुका है, सिर्फ उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसके जारी होने का इंतजार। और ऐसे में चुनाव से पहले वो गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी, ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल जिस पर अब चर्चा करेंगे हम आपके सामने रखते हैं, CAA और संहिता, मतलब वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है वही सबसे बड़ी चुनावी बिसात 24 के चुनाव पर। विजय जी, आपको लगता है वही बनने वाली है? देखिए, CAA और चुनाव, ये UCC की जो बात आपने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दोनों अलग अलग इशू हैं। CAA एक तो पहले 2019 में पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, 5 साल हो गए उसके रूल्स रेगुलेशन। CAA अटका हुआ क्यों है? एक तो CAA का जो सरकार ने जैसे उस पूरे कानून को बताया गया है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों से कोई उसका लेना देना नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ परसेप्शन से चलती है। CAA को अपोजिशन ने एक कोशिश की कि परसेप्शन बनाया जाए कि भाई ये मुसलमान जो शरणार्थी हैं उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है। CAA केवल उन लोगों के लिए है कि भारत सरकार जिन लोगों को, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, 3 देश हैं, 6 धर्म हैं, 6 धर्म और 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो शरणार्थी आए हैं उनकी टाइम लिमिट उन्होंने बना दी 2014 तक की। उससे पहले जो आ रहे हैं उनको बनाने नहीं बनाने को लेकर है। ये तो इसका फैक्ट है। हाँ। और यदि ये ऐसा कैसा लागू होता और उस पर कोई बात नहीं होती तो शायद ये इशू ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि ये मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, और उनकी बात में कोई ऐसा नहीं है कि वो जीरो पर कर रहे हैं, लेकिन उनका मसला है कि आपकी इच्छा केवल इनको नागरिकता देने की नहीं है, कुछ लोगों की नागरिकता रोकने की है। और इस बहाने से जब आगे बढ़ेंगे, आप रजिस्टर पर आएंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर जब आएंगे, तो फिर आप मुसलमानों को या माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिसका असर हमने असम में देखा था कि वहाँ पर जब वो बना तो उसमें देखा कि जो तादाद आई है NRC को लेकर, तो उसको रोक दिया गया। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन से चलती है, और परसेप्शन में भारतीय जनता पार्टी अभी तक, मैं कह रहा हूँ, ये साबित नहीं कर पाई है कि CAA माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा लगातार चलता रहा, और इसीलिए इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े बहुमत की सरकार भी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ये साबित नहीं कर पाई कि CAA माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। इसका उलट विपक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ये जो CAA है उसका देश के माइनॉरिटीज के साथ कोई लेना देना है नहीं। वो नहीं है। हाँ। मैं भी कह रहा हूँ ना कि नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको प्रूव कर, नहीं तो 5 साल लगाते क्यों? आपने 2019 में जिस कानून को पास कर दिया, आप असम के चुनाव आए तो आपने बैकफुट पर क्यों आए? सवाल ये है ना। तो आपको भी एक बार कन्विंस करना पड़ेगा। अपोजिशन भी कन्विंस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो परसेप्शन पे ले गया उसको आगे तक। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है ये, और मैं विजय जी की बात से एग्री करता हूं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन की भूमिका होती है। लेकिन आप ये भी समझिए कि उसी परसेप्शन को अगर हम देखें तो मोदी सरकार जो है वो ये भी साबित करना चाहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है, और खास करके 2000, हालांकि ये मुद्दा तो 1996 से ही उनके घोषणा पत्र में किसी न किसी रूप में रहा है, पर अगर आप देखें 2014 में और 2019 में, तो उन्होंने जिन जिन मुद्दों को, जो बड़े मुद्दे थे जिनको भी उठाया, उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया है।
आप इस चीज को भी माने कि विपक्ष हमेशा ये पूछता रहा कब होगा, हाँ। मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे, हाँ। तो तिथि तारीख भी आ कब गई। बताएंगे? उसी तरीके से 370 पर भी आ गया। उसी तरीके से यूसीसी और ये सीए का जो मुद्दा है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी, और ये सीए तो पहले कानून आप बना। जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कुर्बान साहब को आना चाहिए कि इसको तो फिर इस रूप में भी देखा जा सकता है कि साहब ये तो एक तरीके से मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। वो जो चुनाव में मोदी की गारंटी वाले नैरेटिव को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो ये तो उन गारंटियों में शामिल होगा ना कि जो कहा वो करके दिखा दिया चुनाव से पहले। मोदी साहब का हर कदम मास्टर स्ट्रोक होता है और उसका चुनाव से सीधे तौर पे संबंध होता है। और रुमाना, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि ये एक मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा है और पब्लिक परसेप्शन यही है कि कौन इस देश में नंबर 1 का शहरी है और कौन इस देश में नंबर 2 का शहरी है, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 400 सांसदों में से एक भी मुसलमान का ना होना इस बात की ज़मानत है कि ये किस विचारधारा में यकीन करते हैं। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत चुनी हुई सरकार है, लेकिन आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, और आप एक टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को। और बिल्कुल विजय जी ने सही कहा कि परसेप्शन यही बन के आ रहा है और उस परसेप्शन को आप दूर नहीं कर सके। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये लगे कि हाँ, ये अब इसमें साहब सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख सब होंगे। तो ये क्या एजेंडा है साहब आपका? एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये नहीं पता कि जिन 3 देशों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो तो मुस्लिम बहुल देश है ना? बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो इसलिए वहां जिस धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ बात नहीं की जा रही है। और ये नजरिया हो गया देखने का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कहाँ है? वो लक्षद्वीप में, वो कावारत्ती में है। और लक्षद्वीप क्या है? वहां 97% मुस्लिम आबादी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री 1150 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। विजय जी, नहीं, बात परसेप्शन की हो रही है। ये नहीं कह रहे कि सरकार खिलाफ है भाई, इस बात को कन्विंस करना एक, और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि लोकतंत्र भले ही मेजॉरिटी से चलता हो, लेकिन उसमें जब तक आप माइनॉरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक उसका मतलब नहीं होता। जो कुर्बान साहब ने कही वो बात ठीक है कि 350 MP चुने तो सब उसी तरीके से गए, लेकिन उसमें एक और बात है कि क्या वो सारे लोग बिना मुसलमानों के वोट के चुने गए? हाँ। क्या उसमें किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया उनको? सही बात। तो इसलिए उसको भी देखना चाहिए। और पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ पर, उनको भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और उनको समझ में आ रहा है कि वहाँ पर वो उनका माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं। अभी आपने पिछले दिनों भी देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, वहाँ पर जहाँ भी उन्होंने टिकट दिया वो उनका कैंडिडेट नहीं जीता। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार बात करता हूँ, मुसलमानों के फायदे, सरकार में मुस्लिम मंत्री भी बनाए, मुस्लिम मंत्री नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसमें माइनॉरिटी, खासतौर से उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, लाभार्थी जो है उसमें मुसलमानों की आबादी से ज्यादा नहीं, हाँ। आबादी से ज्यादा हकदार वो है, उनको लाभ उसका मिला है। तो दोनों बातों को देखना चाहिए, लेकिन आप कैसे परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं वो वाली बात। एक सेकंड बस लेना चाह रहा हूं। देखिए, मेरे ख्याल से ये समय अब आ गया है जब इस चीज को हम समझें कि एम्पावरमेंट और तुष्टीकरण में अंतर होता है। मोदी सरकार में मुझे लगता है एक सकारात्मक प्रयत्न करते हुए एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की कोशिश की गई, और सशक्तिकरण बिना भागीदारी की नहीं होती है। लेकिन कन्विंस करने की बात है प्रोफेसर साहब जी, कन्विंस करने की बात है। देखिए, कन्विंस करने की बात सिर्फ इतनी ही है कि आप देखिए देश के सबसे सर्वोच्च पद पर क्या उस समुदाय से या उस धर्म से लोग नहीं आए हैं, और अब जब राष्ट्रपति कलाम बने तो किस समय बने और क्यों बने। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम सेलेक्टिवली किसी एक चीज को उदाहरण ले लें, हाँ। और उसके बाद अभी भी सर क्या राज्यपाल नहीं है? राज्यपाल भी बिल्कुल प्रदेशों के अंदर मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग, तो ये तो नजरिया हो सकता है ना देखने का, अलग-अलग नजरियों से देखे जा सकते हैं। परसेंटेज आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता चला जा रहा है। अब वो लोग वोट दे रहे हैं। अब आप ये कहिए कि डेमोक्रेसी ही गलत है, तो मेरे सवाल तो फिर आप किसी चीज पर भी उठा सकते हैं। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार की, जिनको लेकर गठबंधन में हलचल तो बहुत है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो वर्चुअल बैठक होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है। और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में नीतीश को संयोजक बनाए जाने का जो फैसला लिया जाना था, दरअसल उसी को लेकर शायद गठबंधन के साथियों में सहमति नहीं बन पाई है। अब किसी और दिन यह बैठक होगी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए आज ये बैठक होनी थी, लेकिन क्या गठबंधन के सभी साथी संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर राजी हैं? इसमें सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर था, क्योंकि पिछली बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई थी तो ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया गया था। इसी वजह से सस्पेंस था और अब आज बैठक टल गई।
उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, सब लोगों से बात हो गई है, मिलकर तारीख तय करेंगे। सुनिए। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? अभी सब लोगों से बात हुई है, वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। तो अब सवाल आपके सामने ले आते हैं, ये नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूरी है या नीतीश जरूरी है? अभी आपको लगता है कुर्बान सर कि किसी तरीके की कोई शक की गुंजाइश या फिर संयोजक बनना नीतीश का पक्का माना जाए? मुझे तो ये भी लगता है कि नीतीश इंडिया में रह भी पाएंगे, यानी 14 जनवरी को अगर उनको इस्तीफा देना है और तेजस्वी को मंत्री बनाना है, जो डील है, और अगर वो नहीं होती है तो नीतीश इंडिया में रह पाएंगे, इसी पर संशय है। और वो बीजेपी में पहले भी जाते रहे हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये तो नीतीश को संयोजक बनना तो मैं समझता हूँ कि इससे फॉरगॉन कंक्लूजन के वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी उनके नाम पर सहमत नहीं होगा। ठीक है, रासबिहारी जी। देखिए, नीतीश चाहते तो हैं, बन जाएं, लेकिन जो बदली परिस्थितियां हैं, जैसे कि क्योंकि अभी तो वो अपनी जदयू को भी एकजुट रखने के लिए उन्हें खुद अध्यक्ष बनना पड़ा। तो अध्यक्ष बनने के बाद में, और ख़ास तौर पे जिस तरह उनके सहयोगी दबाव डाल रहे थे उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं दी जा रही है। दूसरा, आज की बैठक टलने के कारण ये भी हो सकता है कि विपक्षी नेताओं को ये आशंका रही होगी कि कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए या कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ना हो जाए, इस वजह से भी ये बैठक टाली गई होगी। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अभी भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे थे लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए कि वो सीट शेयरिंग पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और वही बात कुर्बान साहब ने भी कही है। पलटने की गुंजाइश नीतीश कुमार की बाकी है या संयोजक बन जाएंगे? रोमाना जी, मैं लाइटर नोट पे एक बात कह दूं कि नीतीश इंडिया में रहे ना रहे, भारत में जरूर रहेंगे। लेकिन मैं सच्चाई ये भी है कि जो रियल मीटिंग हुई थी, जिसको मैं कहता हूं कि ऑफलाइन मोड पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें खड़गे जी का नाम आना और अब वर्चुअल मीटिंग का टल जाना, हाँ। इससे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो ये होना चाहिए, उसमें जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग ठीक नहीं चल रही है। मुझे लगता है विजय जी इस बेहतर तरीके से बताएंगे कि ऑल इज नॉट वेल या ऑल इज वेल है या नहीं, ये तो गठबंधन के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन परसेप्शन के मामले में यहाँ पर गठबंधन को लेकर वाकई में इमेज यही बन रही है कि ऑल इज नॉट वेल। विजय साहब। रोमाना जी, माफी के साथ एक कहावत है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चलती है कि 9 कनौजिए 10 चूल्हे जी, समझा दीजिए। मतलब कि 9 कनौजिए या एक जाति के 9 लोग एक साथ रहते हैं ना, तो उनके घर में भी 10 चूल्हे बनते हैं, 9 नहीं रहते। तो वही हालत गठबंधन राजनीति की होती है कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको हम लोग यहाँ मजाक में करते हैं, लेकिन जो लोग इसको डील कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। और जब ममता जी ने जिस दिन खड़गे साहब का नाम लिया, तो उस दिन उन्होंने नाम ही नीतीश कुमार जी की वजह से लिया था, उनको बाहर करने के लिए। और उसके बाद नीतीश जी ने अपनी कोशिश की है। आज वर्चुअल मीटिंग टल गई, उसका मतलब ही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और लेकिन अब आप लोग इतनी कहावतें और मुहावरे कह रहे हैं, मुझे भी क्लोजिंग करनी है, तो मतलब वो माना जाए ना, जो हिंदी फिल्मों का गाना है, बड़ी मुश्किल है डगर गठबंधन की। ठीक है, तो सियासी शो, देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 देख रहे थे आप। हम सबको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।